नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री के भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। इस चैप्टर का पार्ट 1 आ चुका है। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है जाकर के देख लेना। वैसे हम बता देंगे आपको पहले कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। बेसिकली इस चैप्टर में हम 1200 साल के इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आरंभिक राजाओं का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले जो राजा बने, राजा कैसे बने, किसान, ठीक है, किसानों का कैसे उदय हुआ, किसान कैसे बने, इसके अलावा नगरों का विकास कैसे हुआ, साम्राज्यों का विकास कैसे हुआ, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ी, उस समय की इनकम का स्रोत क्या था। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से लेकर के 8 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट आपको दे दी है जिसमें जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। और हाँ, इसका पार्ट 1 का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 6 to 8 एंड 12 के सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 था हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद में किस प्रकार से जो वहां पर रहने वाले लोग थे और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे वो विभिन्न जगहों पर गए और वहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के कहीं चरवाहे बन गए, कहीं कृषक बन गए, कहीं पर लेखन कार्य करने लगे। तो कैसे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास किया। ठीक है। और भी कई सारे काम किए, जैसे कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने नए तरीके सामने आए। ठीक है। महापाषाणिक कब्रें बनाने लगे, हथियारों का उपयोग करने, जब भी किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके साथ में लोहे के औजार या फिर उपकरण, हथियार दफनाते थे। तो इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में। ठीक है। किस प्रकार से परिवर्तन आया। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जेम्स प्रिंसेप एक व्यक्ति थे जो कि एक अधिकारी थे और इन्होंने खारोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया। और इससे क्या हुआ कि अब अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा। ठीक है। जो अभिलेख थे, अभिलेखों को पढ़ा जाने लगा और इससे शासकों के बारे में हमको जानकारियां मिलने लगी। अभिलेख किसे कहते हैं ये भी हमने यहां पर देखा। ठीक है। अभिलेख कैसे लिखे जाते हैं और अभिलेख कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की। फिर हमने प्रारंभिक राज्यों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। जिनको नहीं पता है कि प्रारंभिक राज्य किसे कहते हैं, समझो। प्रारंभिक राज्य यानी कि सबसे पहले जिस राज्य का उदय हो, प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग के जो राज्य थे उनका उदय कैसे हुआ, जिनमें हमने 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। बेसिकली अगर आप इनके बारे में बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4, 5, 6 पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत ही गहराई से उसमें बातों को बताया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 16 महाजनपदों को यहां पर हमने डिस्कस किया। यहां पर हमने गढ़ और संघ के बारे में जानकारियां प्राप्त की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा 16 महाजनपदों में एक प्रथम आता है मगध। मगध के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की थी कि मगध पर 3 शासकों ने, एक बिंबिसार, एक अजातशत्रु, एक महापद्मनंद, इन 3 शासकों ने जब राज किया तो इनकी जो नीतियां थी बहुत ही स्ट्रिक्ट नीतियां थी और इनकी नीतियों की वजह से मगध बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजन पद बनकर के सामने आया था जो कि आज आधुनिक बिहार में है, जिसे आज हम आधुनिक बिहार कहते हैं, वही पहले मगध था। ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे मगध का विकास हो रहा था उसी तरह से धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का भी उदय होने लगा था। ठीक है। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे आरंभिक साम्राज्य। पार्ट 2 आपका यहां से स्टार्ट होता है और पार्ट 2 में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के ऊपर, मौर्य वंश के ऊपर। ठीक है। जिसमें अशोक के बारे में आपको ज्यादा जानने को मिलेगा क्योंकि अशोक एक बहुत ही मतलब भारत देश में सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली शासक माना जाता है अशोक को ही। ठीक है। तो अशोक के बारे में बेसिकली ज्यादा जानकारी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और हाँ, जिनको नोट्स चाहिए हैं एनसीईआरटी के नोट्स, ठीक है, तो वो लोग एक काम करें। सबसे पहले तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप उससे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा एंड व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोट्स दे दूंगा। बट नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, बहुत ही थोड़ा सा पेमेंट लेते हैं। पेमेंट के बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। जैसे जैसे मगध का विकास होता जा रहा था वहां के जो राजा थे उनकी नीतियां बदलती जा रही थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट नीतियां रहती थी और क्रूरता से वो व्यवहार करते थे जनता के साथ में। आपने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है।
जिसमें चाणक्य भी होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी होते हैं। मौर्य वंश का उदय उसमें दिखाया जाता है। उसमें बताते हैं किस प्रकार से राजा नशे में रहता है, पंडितों की बात नहीं मानता है, विद्वानों की बात नहीं मानता है, जैसा चाहता है वैसा करता है, जो चाहता है नीतियां लागू कर देता है, जो चाहता आदेश देता है। फिर जो चाणक्य हैं, ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब प्रशिक्षण देते हैं और राजा बनाने की हर गुण इनको सिखाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य फिर अपना शासन स्थापित करते हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का उदय मगध के विकास के साथ ही हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो कि आज से लगभग 321 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 321 साल पहले। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, तो पहली तारीख, पहला महीना और पहली साल, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की डेट है। यानी ईसा मसीह के जन्म के आज 2022 साल हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था पश्चिमी अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। यानी पश्चिम में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और उनके पौत्र होते हैं अशोक। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, तो याद रखना बिंबिसार। ठीक है, यहां पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आता है बिंबिसार, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंबिसार जो थे ये इनके पुत्र नहीं थे, ये वहां पर पहले राजा थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, मुझसे भी गलती हुई थी, सॉरी, माफ करना। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, और उनके पुत्र का नाम था अशोक। ठीक है, तो जो इनके अशोक थे, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जाता है, इन्होंने कलिंग, ठीक है, कलिंग जिसे हम आधुनिक उड़ीसा है, जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। और इस विजय में क्या हुआ था, इन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया था और हजारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद में इनका दिल जो था, इनको ऐसा लगा कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिल दहल गया इतने लोगों की मृत्यु के बाद में। फिर इन्होंने धम्म को अपना लिया था, फिर धम्म का प्रचार शुरू कर दिया, जो हमने क्लासिक्स में पढ़ा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, इसलिए हम आपको डिटेल बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या देखा, मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 321 ईसा पूर्व स्थापना की थी। और इनका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। इनके पुत्र यानी अशोक ने जिनको आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और कलिंग का युद्ध उस समय का सबसे भयानक युद्ध कहा गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और 1 लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। अब मौर्य वंश के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। इससे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना और समझते हुए चलना। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने कई प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, विभिन्न प्रकार। देखो क्या है, जब भी हम कोई पुस्तक लिखते हैं, जैसे कि भाई ऐसे समझो कि ये एक पुस्तक जैसे लिखी जा रही है, अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति की आपको जीवनी लिखनी है, सपोज दैट कि भाई इस समय सबसे प्रसिद्ध टीचर जो है वो है विकास दिव्य कीर्ति सर। ठीक है, अगर आपको उनके ऊपर जीवनी लिखनी होगी या फिर उनका चरित्र आप चित्रण लिखना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनके बारे में वीडियोस देखोगे, फिर उनके बारे में वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, अगर वो मौजूद नहीं है, आप उनसे नहीं मिलना चाहते हो, तो ठीक है, वीडियोस देखोगे, जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करोगे। कहां पर? वेबसाइट पर। उनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों को लेकर के आओगे, उनके ऊपर, उनके जहां वो रहते थे वहां जाओगे, जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने कई प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेष रूप से जो मूर्तिकला थी। ठीक है, विशेषतया मूर्तिकला, जो मूर्तियां उस टाइम पर बनाई गई थी, उन मूर्तियों का उपयोग बहुत किया गया। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाओं की मूल्यवान सिद्ध हुई, रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। उस टाइम पर जो रचनाएं की गई थी, यानी जो पुस्तकें लिखी गई थी, इत्यादि चीजें लिखी गई थी, वो भी बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुई। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत रहते थे। जैसे आज राजदूत होते हैं, ऐसे उस टाइम पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत रहते थे, जिनका नाम था क्या? मेगस्थनीज। प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत रहते थे, उनका नाम क्या है? निम्नलिखित में से उनका नाम क्या है? ठीक है, 4 नाम दे देगा। प्रश्न यहां पर एक और उठ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है?
याद रखना इस पुस्तक का नाम है इंडिका। याद रखना क्या है नाम? इंडिका। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जब यहां पर इनके राज्य में रह रहे थे, इनके दरबार में, तो इन्होंने यहां पर जो कुछ देखा, ठीक है, जितने भी इन्होंने अनुभव प्राप्त किए, उन सभी को एक पुस्तक में लिखा, उसका विवरण दिया, ठीक है। और उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया? इंडिका। आज इसके कुछ अंश उपलब्ध हैं, पूरी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने समय में पुस्तक इधर उधर गई होगी तो नष्ट हो गई होगी। कुछ अंश इसके उपलब्ध हैं। एक और स्रोत है जिसके माध्यम से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं, और वो है अर्थशास्त्र। लिख लीजिए, क्या? अर्थशास्त्र। प्रश्न आ जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? उत्तर इसका आपका क्या दोगे? कौटिल्य, चाणक्य, या फिर कौटिल्य या फिर चाणक्य आप कह सकते हो, ठीक है। देखो, संभवतः उन कुछ भागों को कौटिल्य या फिर चाणक्य, मतलब दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य के, ठीक है। तो चाणक्य ने इसकी रचना की थी, जो कि चंद्रगुप्त के मंत्री थे, मंत्री बन के रहे थे, ठीक है। साथ ही मौर्य साम्राज्य का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। देखो, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने स्रोत मिले? सबसे पहला मूर्तिकला, ठीक है। दूसरा क्या मिलता है? उस टाइम पर जो रचनाएं की गई, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक जिसका नाम इंडिका है। एक मिल गया अर्थशास्त्र। एक मिलता है आपको क्या? जैन और बौद्ध, इनके जो पौराणिक ग्रंथ हैं, इनमें भी इसके बारे में जानकारी मिलती हैं, ठीक है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी, यानी कि जो भी ये साक्ष्य मिले हैं ये बहुत ही उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक ने पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए थे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते, क्योंकि हो सकता है जो किताबें लिखी गई आने वाले समय में वो चेंज कर दी गई हों। आने वाले इतिहासकारों ने उनकी कॉपी तैयार की और उसमें कुछ अलग लिख दिया, मतलब विश्वास तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उस टाइम पर अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे, अभिलेख में जो पत्थर पे खुद गया उसे आप मिटा नहीं सकते, ठीक है। और उस टाइम का अभिलेख आज भी अगर प्राप्त हो रहा है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मूल्यवान स्रोत है, ठीक है। अगर पूछा है कि सबसे मूल्यवान स्रोत क्या है, तो अशोक के अभिलेख, ठीक है। और बाकी में अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज के जो विवरण दिया गया ये, और पौराणिक, बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है ये तो हैं ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे। प्राकृतिक पत्थर यानी कि जो प्राकृतिक तौर से मिलने वाले पत्थर थे, ठीक है, उनके ऊपर, और पॉलिश किए गए स्तंभों के ऊपर, ठीक है, यानी कि स्तंभ बनवाया, खंभा खड़े करवा दिए और खंभों के ऊपर, ठीक है, या फिर दीवार ऐसी बनवा दी और उसके ऊपर इन्होंने क्या किए थे? संदेश खुदवाए थे, मैसेज इसके ऊपर लिखवाए थे, ठीक है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, धम्म यानी कि धर्म, ठीक है, धर्म का प्रचार किया था। और इनमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, यानी कि आप दया भावना दिखाओ, ठीक है। जो सेवक है उनके प्रति आप क्रूरता ना दिखाओ, ठीक है, दया भावना दिखाओ। जो दास है उनके प्रति भी दया भावना दिखाओ। दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। इन्होंने कई सारी बातें इसमें दी थी, ठीक है, धम्म का प्रचार करवाया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक अगर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट का उत्तर या तो कमेंट में ही दूंगा या फिर अगला पार्ट जब इसका आएगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, कहां तक फैला था, एक बार ये भी देख लेते हैं। भाई, हमने ये तो देख लिया कि इसके बारे में जानकारियां कैसे प्राप्त होती हैं, ठीक है, कैसे व्यक्ति थे, इनका साम्राज्य कहां तक फैला था और प्रशासन कैसा था, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कितने? 5, ठीक है, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। सबसे पहले आता है पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी, ठीक है। 4 प्रांतीय केंद्र भी आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका तक्षशिला, जो कि यहां पर है, ठीक है। दूसरा मिलता है उज्जैनी, ठीक है। तीसरा मिलता है तोसली और चौथा मिलता है सुवर्णगिरी, ठीक है। क्या है? सुवर्णगिरी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखो आज ये मैप में भी हम देखेंगे, ठीक है, मैप में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहीं पर देखते हैं। तो ये आपके मिल गए 4 प्रांतीय केंद्र और एक मिल गई राजधानी। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे किनके? मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया। अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में इन सभी का उल्लेख किया गया है। यदि हम देखो इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्णित किए गए। अब एक बार यहां पर देख लेते हैं। देखो,
ये क्या है, जो रेड ट्रेंगल है इसमें बताया जा रहा है महाशिलालेख, जो कि अशोक के द्वारा स्थापित करवाए गए। ये जो आपको चौकोर मिल रहा है ये लघु शिलालेख यानी कि छोटे छोटे शिलालेख, और ये जो गोल गोल है यानी कि स्तंभ अभिलेख, ठीक है, ये अशोक के द्वारा लगवाए गए थे। अब यहाँ पर जरा नजर डालो मैप पर, ये जो आपका निचला वाला इलाका है ये आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलते हैं इनके लघु शिलालेख, ठीक है, ये आपको एक मिलता है महाशिलालेख, ठीक है, महाशिलालेख मिलता है। ये गिरनार यानी कि इधर से अब चलते हुए इतना पूरा राज्य में इनका क्या था, दबदबा था, ठीक है, इनका प्रशासन यहाँ तक फैलाता है पूरा, ठीक है, ये पूरा आप ले लीजिएगा, ये और ये कंधार तक, ठीक है, ये पूरा, और ऊपर तक्षशिला भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर जो है तक्षशिला भी जुड़ा है, यानी कितने बीच में इन्होंने राज्य किया था ये आप यहाँ पर पूर्ण रूप से देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा इलाका इनका ही था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये आपको कंधार मिलता है जहां से सबसे बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, तक्षशिला यहाँ से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये आपको मिलता है कलसी, ये आपको मिलता है पाटलिपुत्र जो कि राजधानी थी, ये उज्जैनी मिलती है, ठीक है, जो कि प्रमुख केंद्र था, ठीक है, इसके अलावा ये आपको सोपरा मिलता है, सोपारा जहां से अभिलेख प्राप्त हुए, ये सन्नति है, ठीक है, यहां से अभिलेख प्राप्त हुए, सांची है, कौशाम्बी है, ये इन सभी जगहों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर चल के देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर के आंध्र प्रदेश जो कि नीचे है, उड़ीसा नीचे है, उत्तराखंड जो कि ऊपर है, ठीक है, हर स्थान पर अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है, एक जैसे संदेश उत्कीर्णित किए गए थे। अब एक जैसे एक टाइम पीरियड के संदेश उत्कीर्णित किए गए थे, यानी कि बात साफ है कि एक ही राजा ने उत्कीर्णित करवाए होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों, किसकी बात करें, तक्षशिला और उज्जैनी, ठीक है, ये दोनों ही जो हैं व्यापारिक मार्ग, लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। भाई एक बात बताओ, जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, सपोज दैट कि 500 किलोमीटर है, ठीक है, 500 किलोमीटर आपने यहां से यहां तक जाना है, तो आप बीच में कहीं ना कहीं रुक करके आराम फरमाने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसी तरह से तक्षशिला और उज्जैनी थे जो कि व्यापारिक मार्ग पर थे, जो लंबी दूरी से आने वाले लोग थे वो यहां पर आकर के रुकते थे, ठीक है, आराम करते थे, थोड़ा बहुत सामान खरीदते थे, ठीक है, तो ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, लेकिन इसलिए ये क्या थे, महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है। इसके अलावा जबकि सुवर्णगिरी, ठीक है, जो कि नीचे आपको मिलता है, ठीक है, ये आपको कर्नाटक के साइड में मिलता है, कहां पर मिलता है, यहां पर इस इलाके में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सुवर्णगिरी जो है ये क्या है, स्वर्णगिरी का अर्थ होता है सोने का पहाड़, कर्नाटक में स्थित सोने की खदान थी, यहां से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, स्वर्णगिरी से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और ये इनका प्रमुख प्रांतीय केंद्र था स्वर्णगिरी, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इनका जो साम्राज्य था कितना अधिक विशाल था, सोने की खदान पर इनका कब्जा था, ठीक है। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है, जो मेगास्थनीज इनकी द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका, इस इंडिका में इन्होंने, देखिए यहां पर पुस्तक का नाम नहीं दिया गया, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, और यही नाम है, आप गूगल पर डालकर सर्च भी कर सकते हो। तो इस इंडिका में इन्होंने एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है, जिनमें से अगर आप देखोगे तो एक का काम था सेना का संचालन करना, ठीक है, दूसरी का काम क्या था, यातायात और खान पान का संचालन करना सेना में, ठीक है, जो 6 समितियां थी उनमें से पहले का काम क्या हो गया, आप क्या करोगे, सेना का संचालन करोगे, ठीक है। दूसरे का काम यह हो गया कि यातायात और खान पान का संचालन करोगे, जो भी सेनाएं कहीं भी जा रही हैं अगर, तो उसकी यातायात का यानी आने जाने का और जो खान पान है उसका संचालन का काम तुम्हारा है, ठीक है। तीसरे का काम है पैदल सैनिक जो है उनका संचालन करो, जो पैदल सैनिक चल रहे हैं, ठीक है, मतलब पैदल दौड़ते हुए जा रहे हैं, उनका संचालन तुम्हें करना है। चौथी का काम यह था कि अश्वरोहियों यानी जो घोड़ों पर सवार होकर के जाने वाले सिपाही हैं उनका संचालन करो, और पांचवी का था कि रथरोही जो रथ के ऊपर चलने वाले सिपाही हैं उनका संचालन करना, ठीक है। इसके अलावा जो छठी है उसका काम था हाथियों का संचालन करना, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। और इनकी सेना को संचालन करने के लिए यहाँ पर 6 उपसमितियां और एक समिति। अगर हम दूसरी उपसमिति की बात करते हैं तो इसका दूसरी उपसमिति का दायित्व यह था कि विभिन्न प्रकार का यहाँ पर विभिन्न प्रकार का था, ठीक है, जो देखिए कोई एक ही उपसमिति नहीं थी, ठीक है, 6 उपसमितियां थी, इसके अलावा भी और सारी उपसमिति थी, जिनमें से दूसरी उपसमिति का काम यह था विभिन्न प्रकार के थे, जैसे कि उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग। देखो जब भी युद्ध करने के लिए कहीं जाते हैं तो हथियार केवल उतने ही नहीं ले जाते जितने लोग, जैसे कि 50 लोग जा रहे हैं तो 50 तलवारें ही जाएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जब 50 लोग कहीं पर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जाने के बाद में छावनी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कि खुले आसमान के नीचे सोएंगे,
ठीक है भाई, युद्ध होगा तो साल 2 साल चलेगा ना, साल 2 साल लड़ते तो नहीं रहेंगे लगातार। ठीक है, इसके लिए जो अन्य सामान है, उपकरण, उनको ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना ये काम था। ठीक है, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे का व्यवस्था करना ये भी उपसमितियों का ही काम था। सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना ये दूसरी उपसमितियों का कार्य था। तो ऐसे यहां पर अगर देखोगे इनके द्वारा उल्लेख से पता चलता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने सेना का संचालन किया था। ठीक है, अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। अखंड यानी कि जिसको कोई भी तोड़ ना सके, जिसको कोई हरा ना सके, अखंड बना रहे। ठीक है, जैसे कि अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है, कि मतलब हमारा जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब हमारे में आकर के मिल जाए। ठीक है, श्रीलंका भी हमें आकर के मिल जाए, नेपाल भी मिल जाए, ये सारे देश हमें आकर के मिल जाएंगे तो भारत अखंड देश बन जाएगा। ठीक है, अखंड भारत बन जाएगी। इसी तरह से जो अशोक का साम्राज्य था, जितना उन्होंने कर लिया था वो टूटे ना। ठीक है, तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का काफी प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया। धम्म यानी कि धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे, यानी कि बहुत ही कठिन सिद्धांत नहीं थे इसके, साधारण थे और सार्वभौमिक यानी कि सब इसको मान सके ऐसे थे। ठीक है, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। यानी कि जो धम्म यानी कि धर्म का पालन करेगा वो इस संसार में यानी कि जो जीवन जी रहा है यहां पर तो उसका जीवन अच्छा रहेगा ही रहेगा। बाद में यानी कि जब उसका पुनर्जन्म होगा या फिर अगर नहीं भी होगा तो जहां कहीं भी जाएगा उसका जीवन वहां पर भी अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र यानी कि एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसको नाम दिया गया धम्म महामात्र। जैसे कि पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं। ठीक है, और मशीनरी का काम करने वाले को हम लोग मिस्त्री कहते हैं या फिर इंजीनियर कह सकते हो। ठीक है, इसी तरह से धम्म का प्रचार करने वाले को नाम दिया गया धम्म महामात्र। ठीक है, प्रश्न आ जाता है कि अशोक के साम्राज्य में धम्म का प्रचार करने वाले को क्या कहा जाता था? उत्तर करना होगा धम्म महामात्र। ठीक है, नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको मिलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। हमने ये तो देख लिया कि मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी। अब ये भी एक बार देख लेते कि इंपॉर्टेंट कितना था, महत्वपूर्ण कितना था, लोग कितना मतलब इसको समझते थे, आदर कितना देते थे, कि मतलब हाँ पता चल गया कि हाँ तुम इतने ही हो। पहला पॉइंट दिया जा रहा है 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, यानी कि स्टार्टिंग में जो भारत के स्टार्टिंग की रचना शुरू की कि भारत का उदय कहाँ से हुआ, ये जो राज महाराजा दिखाई देते इनका उदय स्टार्टिंग कहाँ से है। तो स्टार्टिंग की जब रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का प्रमुख काल माना गया, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन लीडर। ठीक है, जिसे आप लीडर कह सकते हो। ठीक है, प्रमुख काल जो माना गया वो किसे? मौर्य साम्राज्य को माना गया। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को क्या माना गया? प्रमुख काल माना गया। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। देखो क्या है, आपने देखा होगा व्यक्ति छोटे से बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, अगर आज उसके पास कम पैसा है तो कल पैसा कमाएगा और कमाएगा और कमाएगा। उसके पास अगर आज इतना बड़ा घर है तो कल इतना बड़ा बनाएगा, परसों इतना बड़ा बनाएगा, नरसों इतना बड़ा बनेगा। तो छोटे से जो गरीब है धीरे धीरे अमीर होता जाएगा। लेकिन उन्होंने ये देखा कि प्राचीन काल में इनका जो साम्राज्य था, इनके जो राजा थे इतने महान थे और आज ये गुलाम बने हुए हैं। जब ये चीज देखी तो उनके लिए इस बात को मानना बहुत ही उत्साहवर्धक और चुनौतीपूर्ण रहा कि भाई इतने महान राजाओं के ये मतलब ये जो बच्चे हैं ये ऐसे निकल के आ रहे हैं। वो बिल्कुल चौंक के रह गए, मतलब आप कह सकते हो ना चुनौतीपूर्ण, मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, बहुत ही इनको ये ऐसा लगने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, चुनौतीपूर्ण और बहुत ही उत्साहवर्धक। तब ये मतलब जब ये देखते थे कि इतने महान राजा थे तो और अधिक उत्साह जागता था कि भाई जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये थे कैसे, कि कितने मतलब कैसे व्यक्ति कैसे थे, और अधिक जानने का प्रयास करते थे। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व का एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। यानी कि जो उस समय की मूर्तियां मिल रही थी, जो पुरातत्व मिल रहे थे, जो चीजें मिल रही थी, ठीक है, वो बहुत ही अद्भुत कला के प्रमाण थे। यानी कि बहुत ही अलग तरीके से बनाए गए, विशेष रूप से विशिष्ट चीजें मिल रही थी। ठीक है, जो साम्राज्य की पहचान माने जाते थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक चारों तरफ शेर का मुंह करने वाला अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ, अशोक चिन्ह। ठीक है, वो आप देख सकते हो मतलब कितना अच्छा है। ठीक है, उस समय बनाया गया। ऐसे कई सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, जिससे ही पता चलता है कि उस समय का जो इतिहास है वो कितना महान रहा होगा।
इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। समझो, जो यहाँ के इतिहासकार थे, जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा, ठीक है, कि अभिलेखों पर जो संदेश लिखे गए थे वो अन्य शासकों से भिन्न है। ठीक है, इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। जब इन्होंने सारे अभिलेखों को पढ़ा तब इनको ऐसा लगा कि मतलब जो ये अशोक के अभिलेख हैं और अन्य राजाओं के अभिलेख हैं ये तो बहुत ही अलग अलग हैं। फिर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार अलग अलग है क्या चीज़। तब इन्होंने ये देखा जो अशोक थे ये बहुत ही शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। ठीक है, साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत थे जो कि अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। समझो, इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसी बात लिखी गई है जिसे आप समझो, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी इसको मानो। अशोक ने यहाँ पर बात ये की जा रही कि अशोक एक ऐसा राजा था जो कि शक्तिशाली था और परिश्रमी था, लेकिन उसने अपने नाम के आगे या फिर पीछे कहीं भी अपनी उपाधि, खुद को उपाधि नहीं दी कि भाई हम महामात्य हैं या फिर हम ऐसे राजा हैं, महान हैं, ये हैं वो है। अशोक ने अपने आप को कोई उपाधि नहीं दी। लेकिन अगर आप बाद के राजाओं को देखोगे, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, साथ ही बाद के राजाओं की अपेक्षा, यानी कि जो बाद में राजा आए, ठीक है, अपेक्षा विनीत भी थे। जो ये अशोक था ये विनीत था, यानी कि अच्छा राजा था, ठीक है, लेकिन जो अपने नाम के साथ बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, यानी कि जो बाद के राजा है वो अपने नाम के साथ में बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे कि भाई वो मतलब महान राजा है। कई सारी उपाधियां, महाराजा धीराज की उपाधियां, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधियां कई सारे लोगों ने, किसी ने त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा अशोक को देखा जाए तो अशोक जो था वो किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करता था। ठीक है, मतलब जो किया वो किया, ठीक है, लेकिन उसका श्रेय नहीं लेता था। ये चीज यहां पर देखने को मिलती है। इसलिए कोई भी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस समय के जो इतिहासकार थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे 20वीं सदी के, जिन लोगों ने इसके इतिहास को पढ़ा समझा, उन्होंने अशोक को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना, अपना आइडियल माना। ठीक है, अपना ये कह सकते हो कि मतलब उनको देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। जो अशोक का ये मतलब साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, ये 150 सालों तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। ठीक है, यहां तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। देखो क्या है, उस टाइम पर इतना अधिक क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, इतनी अधिक पहुंच नहीं थी कि भाई मतलब राजा जब चाहें, जैसे कि आज देखो मोदी जी दिल्ली में बैठे बैठे पूरे इस देश में कहीं की भी खबर ले सकते हैं। ठीक, कहीं की भी ले सकते हैं, ऐसा उस टाइम पर तो था नहीं। ठीक है, उस टाइम पर मतलब अगर यहाँ पर राजा बैठा है और यहाँ से खबर पहुँचनी है और इसकी दूरी कितनी, मात्र 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पर खबर पहुँच पाएगी। इसलिए क्या है कि जितने भी राज्य में अशोक का साम्राज्य फैला था वहाँ पर हर क्षेत्र पर समान रूप से नियंत्रण नहीं था, एक समान नियंत्रण नहीं था। ठीक है, दूसरी बात, अशोक का साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। इसके पीछे का कारण क्या है जानते हो? सबसे पहला कारण जो कि इतिहासकारों ने दिया है, और मतलब ऐसा हो सकता है कि ये कारण हो, पहला कारण ये है कि अशोक ने धम्म को अपना लिया था। ठीक है, और धम्म अपनाने के बाद में इन्होंने ये कहा कि अब हम स्वयं कोई भी युद्ध नहीं करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि अगर उनके ऊपर कोई युद्ध करता है तो वो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, जब इन्होंने युद्ध करने को मना कर दिया और जब अशोक की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जब इनकी संतानें आई, इनके अपनी संतानों से भी कहकर चले गए कि अब आप आगे युद्ध मत करना। ठीक है, तो क्या है, उनकी संतानों के बाद में जब आगे के शासक आए तो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे शासक खड़े हुए, क्योंकि देखो अच्छाई जो है, ठीक है, अच्छाई को दबाने के लिए बुराई हमेशा तैयार रहती है। अगर अच्छाई थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी तो बुराई दबा लेगी। ठीक है, देखो अशोक ने तो ये अच्छा सोचा कि युद्ध नहीं होगा, हमारा राज्य खुशहाल रहेगा, हर एक व्यक्ति खुश रहेगा। ठीक है, जनहानि नहीं होगी, लोग मारे नहीं जाएंगे, विधवाएं नहीं होंगी औरतें। ठीक है, बच्चों से उनके माँ बाप नहीं छीने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि अनेक क्षेत्रों में छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वहां पर लोगों ने लालच के ले चल करके अपने राजा की बात ना मान करके धर्म को त्याग दिया और अपने राज्य खड़े करने लगे। साम्राज्य के बीच में धीरे धीरे बाद में चल करके फूटा पड़ने लगा और इस वजह से 150 साल तक ही ये साम्राज्य चल पाया था। ठीक है, आगे कहा जाए दूसरी शताब्दी
ईसा पूर्व तक आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित हो गए। वही बात जो अभी हमने बताई, क्योंकि अशोक ने मना कर दिया था कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। फिर धीरे 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 क्या हुआ, जब युद्ध नहीं करना है, ठीक है, तो सैनिक शक्ति भी इन्होंने नहीं बढ़ाई, ठीक, जितनी थी उतनी ही रखी। अधिक सेना पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको युद्ध तो करना नहीं था आगे। लेकिन आज जो भी युद्ध करते थे उनको डिफेंड करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई हमने कह दिया कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब सभी लोग आओ मैं मार डालो, तो भी हम नहीं अटैक करेंगे। गांधी जी वाला वो हाल नहीं था कि भाई अगर एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। अगर एक गाल पर अशोक के मारा जाएगा तो दोनों गाल लाल करवा के जाओगे, ऐसा इनका सिद्धांत था, ठीक है। लेकिन ये पहले गाल पर तमाचा नहीं मारते थे, ठीक है। फिर लोगों ने इनकी अच्छाई का फायदा उठाया और धीरे धीरे इनके ही राज्य में लोग ऐसे खड़े हो गए जिन्होंने अपने साम्राज्य खड़े कर लिए, ठीक है। यूनानी साम्राज्य के अनुसार, स्रोतों के अनुसार, मौर्य साम्राज्य के पास 6 लाख पैदल सिपाही, उस टाइम पर 6 लाख पैदल सिपाही बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है। 30,000 घुड़सवार, 30,000, ठीक है, और 9,000 हाथी, यानी कि 9,000 हाथी। इनकी देखभाल करना, इनको रखना कितनी बड़ी बात होगी। 9,000 हाथी, आपके घर पे अगर एक हाथी बांध दिया जाए ना तो आप उसको नहीं खिला पाओगे, और ये 9,000 हाथियों को खिलाने का काम करते थे, ठीक है। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं कि भाई 6 लाख पैदल सिपाहियों को कहां रखते होंगे, 30,000 घुड़सवारों को, घोड़ों को कहां पर रखते होंगे, 9,000 हाथियों को कहां पर रखते होंगे, क्या खिलाते होंगे। लेकिन ऐसा था, यूनानी स्रोत जो आते हैं उनके अनुसार ऐसा था, ठीक है। आगे बढ़ते, भाषाएं और लिपियां। जिन भाषाओं में इनके अभिलेख लिखे गए उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अशोक के आरंभ में अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, यानी कि वो आम जनमानस की भाषा, जहां पर ये अभिलेख लगाते थे वहां की भाषा में उस अभिलेख को लिखवा देते थे, ठीक है। जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरामाइक और यूनानी भाषा में हैं। देखो, अशोक के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो प्राकृत में है, ठीक है। लेकिन अगर आप पश्चिमोत्तर में जाओगे तो वहां पर अरामाइक और यूनानी भाषा में अभिलेखों को लिखा गया था। प्राकृत की अधिकांश अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खारोष्टी लिपि में लिखे। जो पश्चिमोत्तर इलाका है, ठीक है, पश्चिम और उत्तर की ओर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पर अधिकांश अभिलेख जो लिखे गए थे वो अरामाइक और यूनानी भाषा में लिखे गए थे एंड खारोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। याद रखना, क्या, अरामाइक और यूनानी लिपि भाषा में और खारोष्टी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। जबकि अगर आप आओ भारत में देखोगे, ठीक है, तो प्राकृत के अधिकांश अभिलेख जो हैं ये आपको ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया। जो अफगानिस्तान में अभिलेख मिले वहां पर अरामाइक और यूनानी लिपियों में इनको लिखा गया था। अगर अशोक को ये पता होता कि अगर हम युद्ध करना बंद कर देंगे और आगे आदेश देकर के जाएंगे तो मतलब भारत कैसे टुकड़े होंगे, ऐसा होगा आगे चल के, तो अशोक ना कभी भी ऐसा करते नहीं, ठीक है। धर्म का प्रचार प्रसार करते, लेकिन ऐसा आई थिंक कभी नहीं करते जैसा कि यहाँ पर हुआ, ठीक है। वैसे आप हमको कमेंट करके ये बताओ आज कि क्या अशोक ने धम्म को अपना करके अच्छा किया, ये गलत किया, ठीक है। अच्छा किया, गलत किया, सही ये निर्णय था, ये गलत था, ठीक है। अगले पार्ट में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है और पार्ट 3 में हम राजधर्म के नवीन सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जिसमें दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो दक्षिण में नए नए राजा हुए, ठीक है, जो सरदारों, जिसमें चोर, चेर, पांडे, ठीक है, ये प्रमुख हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई सारे शासक आते हैं। सातवाहन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिनका इतिहास आप जब देखो चोल राजा जो है इनके ऊपर अभी एक मूवी भी बनी है, ठीक है, चोलों के ऊपर, ठीक है, चोल राजाओं के ऊपर। आपने PS1 देखा होगा शायद, ठीक है, PS1, ठीक है, तो वो बनी है। दैविक राजा कैसे दैविक राजा कहलाए, इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे किसमें, पार्ट 3 में, ठीक है। और पार्ट 4, इसके 4 पार्ट आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। हाँ, जिन लोगों को नोट्स लेने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कल ने वीडियो को लाइक शेयर कर देना भाई, देखो इतना तो बनता है, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।